नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे भाजपा के कमज़ोर होते नेतृत्व के बारे में। दरअसल कभी एक ज़माने में नाम था बीजेपी यानी संगम शक्ति, मजबूत संगठन, और जो सत्ताधारी दल होते थे उनको उनसे भाजपा से रश्क होता था, ईर्ष्या होती थी कि ऐसा संगठन हमारे पास हो तो हम सत्ता से कभी जाएं भी नहीं। लेकिन बीजेपी जब सत्ता में आई तो 10 साल बाद ही वो उन तमाम बीमारियों में फंस गई जो कभी 50 साल के बाद कांग्रेस फंसी थी। हालांकि कांग्रेस तो आंदोलन से निकली पार्टी है, बीजेपी कैडर से निकली पार्टी है, और उसका जो कैडर है वो इतना कमज़ोर हो गया है कि सीमावर्ती राज्य जम्मू कश्मीर की बात करें, जहां 370 अभी पिछले 5 साल पहले हटाई थी, उस राज्य में पहली सूची जब जारी हुई विधानसभा प्रत्याशियों की तो पहले दिन ही 3 बार सूची को बदला गया। ये सबसे शर्मनाक संगठन की दृष्टि से। तो जैसे ही जम्मू कश्मीर का मामला थोड़ा सुलझता है, इस पर हम विस्तार से चर्चा में बात कर लेंगे। और आज की हम बात करें जिस वजह से हम चर्चा करने को मजबूर हुए, हरियाणा एक दूसरा छोटा सा राज्य, उस राज्य में पहले दिन भाजपा की सूची निकलती है और 20 लोग पार्टी से बगावत कर देते हैं। यानी अब पार्टी में ऐसे लोग हैं जिन्हें या तो पद चाहिए या पैसा चाहिए। अगर ये नहीं मिलेगा तो वो मां समान पार्टी के साथ बगावत करेंगे। भाजपा का मूल नारा था कि पार्टी हमारी मां है और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। भाजपा उस संगठन से आती है जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, और उसमें एक प्रार्थना गाई जाती है। उसमें कहा जाता है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। उस संगठन से निकले हुए लोग या उस संगठन की राजनीतिक पार्टी में लोग अगर पद ना मिले तो पार्टी को भी लात मार देते। इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि भाजपा में कमजोर पड़ता नेतृत्व और इसके गुनाहगार कौन है। और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सामाजिक सरोकार से जुड़े साथी श्री उमाकांत मिश्र जी। स्काइप पर हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से नागेंद्र परमार जी, जो सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक हैं, और टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जयंत तोमर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नागेंद्र जी आपके साथ, क्योंकि आप दिल्ली में हैं, हरियाणा की सीमा दिल्ली को छूती है, और जैसे ही हम जब हरियाणा से पंजाब जाएंगे तो पंजाब के बाद फिर जम्मू कश्मीर आता है। तो वो एक ऐसी लाइन है जिस पट्टी की हम बात कर रहे हैं, और वो दोनों बातें ऐसी कि जो भाजपा के राष्ट्रवाद से भी मेल खाती है और उसके लिए वो मुफीद है। आपकी राय कि ऐसा हरियाणा में क्या हुआ कि पहले ही दिन जब सूची निकली तो बगावत की बौछार हो गई, और इसके पहले हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ तो जिस दिन सूची निकली और एक ही दिन में भाजपा को 3 बार सूचियाँ बदलनी पड़ी। ये अपने आप में किसी भी दल का रिकॉर्ड हो ना हो, लेकिन भाजपा के भीतर इस तरह की अराजकता शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये पहली बार हुआ है। आपकी राय, बीजेपी के कमजोर नेतृत्व में गुनहगार कौन है? देखिए, जी जम्मू कश्मीर में जो हुआ और जो हरियाणा में हुआ है, वो इस बात का को दर्शाता है कि अब केंद्रीय नेतृत्व का इकबाल खत्म हो रहा है भाजपा के कहीं न कहीं, और क्षेत्रीय छत्रप धीरे धीरे अपनी मनमानी पे उतर गए। जिस पार्टी को पार्टी में डिफरेंस कहा जाया करता था, जिसकी शुचिता की, सिद्धांतों की बात, और जिसके कार्यकर्ता अपने त्याग और समर्पण की बात करा करते थे, वो आज इतने सत्ता लोलुप हो गई है कि हरियाणा में 10 साल तक सत्ता का सुख भोगने के बाद भी, विधायक बनने के बाद भी, मंत्री बनने के बाद भी ऐसी कौन सी हसरत है जो उनकी अधूरी रह गई और इस बार टिकट मिलने पे वो पूरी होती। ऐसा क्या काम ये जनता के लिए या कार्यकर्ताओं के लिए करना था जो सिर्फ इस बार ही टिकट नहीं कटती और मिलती तो उसे पूरा कर देते। इसमें मैं कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व की जो सांगठनिक क्षमता है वो जो कमजोर होगी उसको भी वो एक कारण मानता हूँ। उसके अलावा मेरा मानना ये है कि जिस तरह पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी में सम्मिलित किया और तरजीह दी, उससे भी इस विद्रोह की चिंगारियां कहीं ना कहीं आज पार्टी में जो शूटिंग है जो देखने को उसी कारण से मिल रही है करने के लिए। जब बाहर से दूसरे राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता अचानक आते हैं और वो पैराशूट से आते हैं, उनको टिकट दे दी जाती है, तो कहीं ना कहीं जो समर्पित कार्यकर्ता है उसका मन भी खिन्न होता है।
एक बात। दूसरी बात, आप ये मान के चलिए कि हरियाणा के संदर्भ में कम से कम, क्योंकि ये दिल्ली के नजदीक है और दिल्ली देश की राजधानी है और राजनीति की भी राजधानी है, और हरियाणा पंजाब के एक हिस्से का प्रभाव ज्यादा रहता है इन लोगों का, क्योंकि ये सत्ता और केंद्र की राजनीति से सीधे तौर पर जुड़े रहते हैं। तो अब एक ऐसी पीढ़ी राजनीति में आ गई है जिनके लिए लंबे समय तक संघर्ष करना या सत्ता से दूर बना रहना जिनके लिए संभव नहीं है। जहाँ 50 पहले माना जाता था कि 50 साल तक के जो राष्ट्रीय राजनीति करनी है आपको, तो आप युवा मोर्चे में रहेंगे। अब 50 साल का राजनीतिक कार्यकर्ता को अगर विधायक नहीं बन पाता या एमपी नहीं बन पाता तो वो मानता है कि मेरा तो जीवन राजनीति में खत्म हो गया, मुझे कुछ कैरियर के रूप में राजनीति में मिला ही नहीं। अब वो त्याग और समर्पण वो नहीं बचा है इसमें करने के लिए, और यही सभी बातों की झलक हरियाणा में दिखाई दे रही है। और ये सूची 20 तक नहीं रुकती है, अगले 2 दिनों में इस तरह की और फिर पटबल की संभावनाएं दिखती है। और ना सिर्फ ये, मैं तो ये निजी तौर पर मानता हूँ ये सिर्फ भाजपा के लिए लागू नहीं है। जैसे ही कांग्रेस की हरियाणा के लिए सूची आई तो कांग्रेस में भी इसी तरह बगावत और अदावत के सुर देखने को मिलेंगे या करने के। आजकल के जो राजनेता हैं उनके लिए सिद्धांत, त्याग, समर्पण, शुचिता कोई मायना नहीं रखती। वो सत्ता लोलुप है, वो चाहते हैं कि वो सत्ता में बने रहे, पावर उनके इर्द गिर्द बने रहे, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे पार्टियां छोड़नी पड़े, चाहे राजनीतिक दल बदलने पड़े, चाहे बागी होकर लड़ना पड़े, किसी भी तरह वो सत्ता के केंद्र में बने रहना चाहते हैं। ये वर्तमान राजनीति का सबसे कड़वा सच है। बिल्कुल नागेंद्र जी, दरअसल हम इसी पर तो बात कर रहे हैं कि बीजेपी जब बनी थी तो कहा था कि ये पार्टी विद डिफरेंस वाली पार्टी है, ये दूसरों से अलग पार्टी है। मैं थोड़ी सी समझ लूँगा इस पूरे मामले कि भाजपा में एक सिस्टम काम करता था। सिस्टम ये था कि जब भाजपा के भीतर चुनाव होते थे तो प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर मंडल तक के चुनाव होते थे। कार्यकर्ता अपना मंडल अध्यक्ष चुनता था, कार्यकर्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष को चुनता था और कार्यकर्ता ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनता था। और उसके चलते कार्यकर्ताओं की अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के साथ एक भावनात्मक लगाव होता था। अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो पार्टी में चुनाव की प्रक्रिया ठप पड़ गई। निर्वाचन के बजाय मनोनयन होने लगा, यानी इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन होने लगा। और उसके साथ साथ भाजपा के भीतर एक और ख़ास बात थी कि वहाँ जो भाजपा का संविधान था कि हर 3 महीने में कार्य समिति की बैठक, कार्य समिति में पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ता पदाधिकारी आते थे, मैं राज्यों की बात कर रहा हूँ। तो वो प्रदेश भर के कार्यकर्ता जो कार्य समिति के सदस्य और पदाधिकारी होते थे वो अपने अपने क्षेत्रों की बात कार्य समिति के समक्ष रखते थे। उसमें मुख्यमंत्री भी आते थे अगर पार्टी सत्ता में है, नहीं तो प्रदेश के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और राष्ट्रीय प्रभारी, ये सब मिलकर कार्यकर्ताओं की बातें सुनते थे। तो उनको पता होता था कि हमारी कहाँ ज़मीन मजबूत है, कहाँ कमज़ोर है, कहाँ शिकायतें आ रही, कहाँ प्रशासन ठीक नहीं, कहाँ हमारे विधायक मंत्री गड़बड़ कर रहे हैं। तो उस हिसाब से वो उन बीमारियों का इलाज करते थे, यानी उन चीज़ों को ठीक करते थे। अब होने क्या लगा कि कार्य समिति की बैठक 2-2 साल नहीं हो रही। आप सोचिए कि जो कार्य समिति की बैठक हर 3 माह में होना जरूरी थी वो 2 साल तक नहीं हो रही। तो आपके कार्यकर्ताओं का पार्टी नेतृत्व से संवाद खत्म। पार्टी को पता नहीं है कि निचले स्तर पर क्या समस्या आ रही है, कहाँ करप्शन है, कहाँ मनमानी है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है। 2 बात। तीसरी बात ये कि वो कार्य समिति की बैठक में पुरानी बैठक का विश्लेषण होता था। ये कहा जाता था कि जो हमने लक्ष्य तय किए थे वो कितने हमने प्राप्त किए, और फिर अगली रणनीति बनती थी कि हमको अगली रणनीति 3 महीने के लिए क्या करनी है। अब जब ये सब बंद हो गया और बाहर के आयातित लोग आ गए पार्टी में, वो विधायक बनने लगे, दूसरी पार्टी छोड़कर आए, वो मंत्री बनने लगे, तो भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता था जिसके लिए पार्टी माँ की तरह थी वो हाशिए पर चला गया। ये जो कश्मीर की हम बात कर रहे हैं या हरियाणा की बात कर रहे हैं, ये बीमारी भाजपा में देश भर में है। जेपी नड्डा भाजपा के निर्वाचित अध्यक्ष नहीं है, मनोनीत हैं, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व की जिद की वजह से वो चल रहे हैं। उनका कार्यकाल बढ़ाया गया 1 साल। अभी 31 अगस्त या 31 जुलाई को उनका कार्यकाल, बढ़ा हुआ कार्यकाल भी खत्म हो गया। लोकसभा चुनाव तक था उनका, लेकिन उसके बाद भी वो काम कर रहे हैं। ये भाजपा के अंदर का मामला है, लेकिन उस वजह से पार्टी अध्यक्ष भी हैं वो और केंद्रीय मंत्री भी हैं। ना तो वो केंद्रीय मंत्री के रूप में ईमानदारी से काम कर पा रहे होंगे, ना पार्टी के लिए वो काम कर पा रहे होंगे। जब आप इस तरह से जिम्मेदारियां देंगे तो फिर राज्यों को कौन देखेगा, जिलों को कौन देखेगा। जो कश्मीर में बगावत हो रही है, जो हरियाणा में हो रही है, ये सब जगह देखने को मिलेगी। और इस पूरे मामले में भाजपा का संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक से
संघ से भेजे हुए प्रचारक जो पार्टी में संगठन महामंत्री की भूमिका में होते हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, संगठन महामंत्री है BL संतोष, वो भी इसके गुनहगार हैं और संघ से भेजे गए लोग भी गुनहगार हैं कि आखिर वो पार्टी को चला कैसे रहे। ये मेरा एक तरह से जजमेंट नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मैंने देखी सुनी है पत्रकारिता में और जो मैंने समझाया पार्टी में बीजेपी कांग्रेस को, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। हमारे साथ जयंत तोमर जी भी है। जयंत जी, आप तो उस शहर से आते हैं जहाँ से मध्य प्रदेश की संस्थापक माने भाजपा के संस्थापकों में शामिल विजय राजे सिंधिया जिनको राजमाता कहते थे, वो उस शहर से आपका ताल्लुक है, प्रदेश को आप जानते हैं। आपको क्या लगता है कांग्रेस या अन्य दलों की तरह भाजपा की बगावत भारतीय राजनीति में किस तरह का संकेत देती है? जी राघवेंद्र जी, जो बुनियादी कारण हैं उनकी ओर तो आपने संकेत कर ही दिया है और इससे पहले पूर्व वक्ता ने भी काफी प्रकाश डाला है। असल में जो समस्या की या बीमारी की जो जड़ है वो तो यही है कि सत्ता की प्राप्ति के लिए जिस तरह के समझौते भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने किए हैं पिछले कुछ समय में, वो एक तरह से अभूतपूर्व है, चौंकाने वाले भी हैं। लेकिन इस तरह के जो प्रकरण हैं वो सभी जगह चूंकि हुए हैं, इसलिए मतदाता ने, नागरिकों ने ये मान लिया कि ये बीमारी हर जगह घर कर गई है। अब उसका खामियाजा अब भारतीय जनता पार्टी को अगर भुगतना पड़ रहा है या चौंकाने वाले परिणाम आ रहे हैं, टिकट बंटवारे के बाद अगर लोग अचानक पार्टी छोड़ रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, तो ये उसी की देन है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग जो आपने बताया पिछले लंबे समय से कार्यकारिणी की बैठक नहीं होना और उनके प्रशिक्षण से लेके तमाम सारी चीजें हैं जो नहीं हुई हैं और कार्यकर्ता से लेके जो भी पदाधिकारी हैं उनकी निष्ठा, सिद्धांत, वो सब एक तरफ किनारे हो गए हैं और सत्ता में बने रहना ही एकमात्र लक्ष्य लोगों का रह गया है। और ये पार्टी सिर्फ बीजेपी ही नहीं, और भी पार्टियां, और मध्य प्रदेश में तो इसका चमत्कारी परिणाम हम सब देख ही रहे हैं, किस तरह से कांग्रेस से लोग आए और यहाँ के सरकार पे काबिज हुए हैं। तो इसी तरह के प्रयोग अगर जगह जगह भारतीय जनता पार्टी कर रही है सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, तो उसका परिणाम कभी ना कभी तो निकलना ही था, जो अब निकल रहा है। जयंत जी, सत्ता में बने रहने के लिए भी हो तो भी बात समझ में आती है। मैं उदाहरण दूंगा मध्य प्रदेश का, जहां से हम सब लोग हैं। यहाँ बीजेपी के पास 163 विधायक जीत कर आए। सत्ता के लिए 116 जरूरी है, 115 में सत्ता सरकार बन सकती है। 163 जीतने के बाद भी आप कांग्रेस के विधायक को क्यों तोड़ रहे हो, क्यों उनको लेकर आ रहे हो? अभी हम हाल की बात करें तो छिंदवाड़ा सीट से शाह साहब एक जो कांग्रेस के विधायक है उनको ले लिया, एक ग्वालियर की विधायक है उनको ले लिया, सागर की एक विधायक है उनको ले लिया। तो बेजरूरत आप ले रहे हैं और उससे जो आपका कार्यकर्ता है वो उपेक्षित हो रहा है, वो अपने आप को मायूस समझ रहा है। तो दरअसल जो बात है मूल, जितना हम समझ पा रहे हैं दूर से बैठ के, क्योंकि हमको ना तो राजनीतिक डॉक्टर है ना इसके जानकार हैं, लेकिन जो भाजपा का नेता अपने कार्यकर्ताओं से संवाद रखता था उसका संवाद कार्यकर्ताओं से कम हो गया। अब वो दुकानदारों से या दलालों के साथ जुड़ गया। इसके साथ साथ हम बात करें जो भाजपा का नेतृत्व है उसका अपने कार्यकर्ताओं से उसकी बातचीत होती थी, जो मैंने कहा कि कभी कार्यकारिणी की बैठक में, कभी प्रशिक्षण शिविर में, कभी प्रशिक्षण वर्ग में, वो सब बंद हो गए। उसके चलते संवादहीनता आई। और वो जो आपने कहा कि सत्ता के चलते, तो उमाकांत जी दरअसल सत्ता के चलते तो आप विधायक तोड़ो, सांसद तोड़ो, समझ में आता है, लेकिन गैर जरूरत पर आप तोड़ेंगे तो फिर वो लोग आएंगे। एक पुरानी कहावत है कि गुड़ की भेली जो होती है उसमें मक्खियाँ भी आती हैं, चींटियों की भी कतार लग जाती है, एक वो बरैया भी आती है जो लाल रंग की होती है और वो बहुत तेज काटती भी है। तो सत्ता की जो गुड़ की भेली है उसमें सब आना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में 163 सीट जीतने के बाद भी आपने कांग्रेस के विधायकों को लिया, जरूरत नहीं थी। जबकि भाजपा तो कहती थी कि हम सत्ता तो छोड़िए विपक्ष में रहना पसंद करेंगे, लेकिन हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। अब तो कदम कदम पे समझौते हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर माने सब जगह ही चल रहा है सारा मामला। आपकी राय, क्या सोचते हैं और क्या देखते हैं कि भाजपा के नेतृत्व की ये दुर्दशा और कहां तक जाएगी? अभी ये चरम पर है कि अभी इसका चरम आना बाकी है? राघवेंद्र जी, आपने गुड़ की बात करी है तो गुड़ से ही शुरू कर देते हैं जी। माँ की गुड़ में गड़ी रहे, कड़वी बात गुड़ से शुरू करना चाहिए, मीठे से। जी। माँ की गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मिले और सर धुने, लालच बुरी बलाए। ये बिल्कुल करेक्ट होने वाली बात है, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। ठीक है आपने।
राघवेंद्र जी देखिए, इतनी बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि चूंकि बात हम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, पार्टी विद द डिफरेंस। नागेंद्र जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इसलिए हम इतनी बात कर पा रहे हैं क्योंकि ये वो पार्टी है जिसने अपने आदर्श, अपनी विचारधारा की बड़ी मोटी लकीर खींच रखी है। एक बात बिल्कुल तय है, सत्ता के सुख के दुष्परिणामों का कारण है ये दल बदल, पहली बात। दूसरी बात, संगठन और सत्ता के बीच में जो अनुशासन तालमेल होता है वो बिखर रहा है भारतीय जनता पार्टी में, ऐसा लगता है। पार्टी के अंदर अनुशासन घट रहा है, ये भी प्रतिलक्षित होता है। और जो एक नागेंद्र जी भी कह रहे थे, हमारे दूसरे जयंत तोमर जी, जयंत तोमर साहब भी कह रहे थे, आप ये मानकर चलिए कि दल बदल को मिलने वाला प्रोत्साहन इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और एक जो दूसरा कारण मुझे और लगता है, भले आपको ये बात ना लगे, पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता भी इसमें एक रोल प्ले करती है। वो ऐसा इसलिए करती है कि सबको ये लगता है कि पार्टी की लोकप्रियता आज चरम पर है और अगर मैं ऐसे में पार्टी में रहकर जीत सकता हूं, ये मेरी स्थिति बनती है। लेकिन अगर मैं इस बार नहीं मिला तो पता नहीं पार्टी की आगे लोकप्रियता इतनी बनती, ये सभी पार्टियों में होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सबसे अलग थी, इसमें ऐसा नहीं होता था, यहां अब होने लगी। एक और बहुत बड़ी चीज इन बीच में हुई है साहब, जो लगातार क्षरण हो रहा है हमारी राजनीति में। पहले राजनीति जो है वो आदर्श और त्याग, तपस्या, इनको लेकर बुनी जाती थी, अब ऐसा नहीं है। अब राजनीति भी इट्स अ काइंड ऑफ व्यापार समझिए आप, वैसा सा हो गया है। एक नौकरी आप कर रहे हैं, एक व्यापार आप कर रहे हैं, तो ये भी एक करियरिस्टिक चीज हो गई है, तो लोग इसको भी उस निगाह से देखने लगे हैं। बाकी ये बात बिल्कुल सच है कि भारतीय जनता पार्टी में जो अनुशासन था, जो विचारधारा थी, उसका क्षरण कहीं ना कहीं हो रहा है, ये बिल्कुल सच है। बिल्कुल। और ये बातें तो इस बात को और परिभाषित करती हैं। हाँ, ये तो प्रमाण है, मतलब इसको अंधा भी देख लेगा, बिल्कुल, बहरा भी सुन लेगा। अब इसके बाद भी अनदेखी करें तो अलग बात है। मैं एक बात जरूर शेयर करूंगा, सबके साथ साझा करना चाहूँगा कि पहले बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती थी, अब वो सिर्फ 2, 3, 4 लोगों के बीच में सिमट कर रहेगी। यानी पहले निर्णय होते थे सामूहिक नेतृत्व के साथ, अब निर्णय होते हैं केंद्रीकृत होकर, 4 लोगों ने फैसले किए और हो गया। मैं इसलिए इस पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि पहले चुनाव के वक्त लोगों से दावेदारियां मांगी जाती थी कि कौन टिकट पाना चाहता है, वो चाहे नगर निगम के चुनाव का मामला हो, पार्षद का, मेयर का, या विधानसभा या लोकसभा। बाकायदा जिलेवार आवेदन आते थे, जिलेवार लोग तय होते थे, फिर जिले से आवेदनों की एक तरह से स्क्रूटनी होती थी, वो संभाग में आते थे, संभाग के जो संगठन मंत्री होते थे, जो नेता होते थे, वो उसको चुनकर प्रदेश के पास भेजते थे। प्रदेश भाजपा की जो चुनाव समिति होती थी वो जिलेवार हर दावे पर चर्चा करती थी कि कहाँ से कितने लोग टिकट मांग रहे हैं और उसमें कितने जीतने लायक हैं, तो उसका क्रम बनता था और उसकी एक तरह से फहरिस्त बनती थी कि 3 का पैनल, 5 का पैनल, और वो 3 और 5 के पैनल बनाकर दिल्ली भेजते थे संसदीय बोर्ड के पास, और संसदीय बोर्ड में वो उस पर बात होती थी और बाद में संसदीय बोर्ड जो है वो सूची जारी करता था। तो कई फिल्टर लगे होते थे, गलती की गुंजाइश कम होती थी। अब सीधे नामों की घोषणा होती है जिसमें गलती ही गलती होती है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा इसमें। मध्य प्रदेश में 2003 के चुनाव की बात है, विधानसभा के चुनाव की बात है। यहाँ के उस समय के वरिष्ठ मंत्री हुआ करते थे बाबूलाल गौर, उनका पहली सूची में नाम कट गया, नहीं घोषित हुआ। दूसरी सूची में भी बाबूलाल गौर का नाम नहीं आया। तब ऐसा संदेश गया कि उनके बदले किसी और को टिकट देंगे। वो भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते थे। संसदीय बोर्ड में जब उनका नाम काटा जा रहा था, उस समय की भाजपा की नेता सुषमा स्वराज ने बाबूलाल गौर के नाम पर चर्चा की और कहा कि ये टिकट इनको देना चाहिए, ये जीतने वाले प्रत्याशी हैं और पार्टी के प्रति बहुत समर्पित है। संसदीय बोर्ड में उस समय अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी हुआ करते थे। अटल जी ने भी उसमें हाँ भरी और बाबूलाल गौर को टिकट मिला। वही बाबूलाल गौर उसी 5 साल के भीतर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो अगर संसदीय बोर्ड की बैठक नहीं होती तो ऐसे कई संभावनाशील नेताओं के नाम कट जाते जो मुख्यमंत्री तक बने। दरअसल अब संसदीय बोर्ड की बैठक हो नहीं रही, स्क्रूटनी समिति बनी नहीं है, दावेदारी पत्र मांगे नहीं जा रहा है, सामूहिक चिंतन हो नहीं रहा, तो फिर इसीलिए पहले दिन बगावत हो रही है। पहले दिन आप 3-3 सूची जारी कर रहे हैं और उसमें भी लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। एक और उदाहरण, राम माधव जम्मू कश्मीर भाजपा के दोबारा प्रभारी बनाए गए 5 साल बाद।
ये भी भाजपा के कमजोर संगठन और कमजोर निर्णय का प्रमाण है। ये चर्चा का लब्बुलुआब ये है कि आखिर आप ये खेल उन राज्यों से कर रहे हैं जो अति संवेदनशील है, जो जम्मू कश्मीर जैसा राज्य जो पाकिस्तान की सीमा से लगता है, जहां अलगाववादी तत्व हावी है। 370 आपने हटाई हुई है, अभी हाल की बात है, और वहां पर आप इस तरह का आपकी गैर जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। ये कुल जमा मतलब है कि भाजपा का संगठन केंद्रीकृत हो रहा है, व्यक्तिवादी हो रहा है। पहले वो संगठनवादी हुआ करता था। आपकी राय नागेंद्र जी? जी राघवेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते भाजपा को ये सोचने और समझने की जरूरत है कि जिसके पितृ पुरुष ने संसद में ये कहा था कि मैं अपनी सरकार गिरवा लूंगा, लेकिन ऐसी सत्ता को तो गलत तरीके से आते हुए इसको मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा, वाजपेयी जी ने जो कहा था। उस पार्टी की स्थिति ये है कि केंद्रीय नेतृत्व अपनी मनमानी कर रहा है। केंद्रीय नेतृत्व में और क्षेत्रीय नेतृत्व में आपस में सामंजस्य का अभाव है करने के लिए। आप अपने कार्यकर्ताओं पे बाहर के आए हुए नेता और कार्यकर्ताओं को नहीं थोप सकते। उनकी नीतियां, अपनी पार्टी की नीतियों से, अपने सिद्धांतों से, अपनी शिक्षिता से लगातार उन्हें वाकिफ कराना जरूरी है। और कहीं ना कहीं पार्टी जाने अनजाने अपने नेताओं में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा कर रही है। हरियाणा के संदर्भ में बताता हूं कि कुल 90 विधानसभा है, जिसमें 2200 आवेदन आए लिए गए पार्टी द्वारा, यानी एक विधानसभा पे अमूमन 24 लोगों के आवेदन लिए गए। तो आपने 24 लोगों में 22 तो जगह दी विधायक बनने की। जब एक को टिकट मिलती थी तो 23 और लोगों में से कैसे आप उनको साधोगे? ये पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने और क्षेत्रीय नेतृत्व ने नहीं सोचा, जिसका ये परिणाम है। बिल्कुल। और अब जो राजनीति का ढर्रा है उसमें सभी राजनीतिक दलों को कम से कम ये सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से शुचिता, सिद्धांत, त्याग की, तपस्या की भावना राजनीति में जिंदा रखी जाए, वरना नेताओं में राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम और जन सेवा की जगह व्यापार की जो भावना आ गई है कि वो नागेंद्र जी व्यापार के रूप में देख रहे हैं। सभी पार्टियों की बात हम तो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन पार्टियों ने कहा ही नहीं कि वो दूसरी पार्टियों से अलग है। बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है, समर्पण की बात करती है, इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। कोई आदमी कहे कि मैं बहुत ईमानदार हूं तो फिर उसकी बेईमानी पर लोग नजर रखेंगे ना। बाकी पार्टियों ने कहा ही नहीं है। बीजेपी इसलिए टारगेट पर है क्योंकि वो इसी तरह की लाइन लेकर माने हुकूमत में आई है और वो दिल्ली में 10 साल से राज कर रही है। दिक्कत ये है। और ज्ञानंद जी, आपकी बात रह गई। नागेंद्र जी कुछ और कहना चाहेंगे? जैन जी कुछ आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, कमोबेश सारी बातें उसमें आ चुकी हैं और यही है कि जब तक सामूहिक विचार विमर्श की प्रक्रिया नए सिरे से जब तक शुरू नहीं होगी तब तक ये दिक्कतें निश्चित रूप से आती रहेंगी और संगठन निश्चित रूप से कमजोर होगा। आप देखिए कि अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर में गए थे और वहां बूथ स्तरीय कार्यकर्ता के साथ उन्होंने भेंट की, उसके घर संभवतः खाना भी खाया। इसको लेके प्रश्न उठा कि बूथ स्तरीय कार्यकर्ता के साथ इतने बड़े राष्ट्रीय नेता क्यों जो है बैठेंगे। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि जो जमीनी कार्यकर्ता है उसको आप जब तक जोड़ के नहीं रखेंगे, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई मंच नहीं देंगे, उसको अपनी बात कहने का अवसर नहीं देंगे, तो कोई भी संगठन हो, भाजपा हो या कोई भी, अंततः उसको एक दिन बिखरना ही है। तो यही प्रक्रिया है जी। दरअसल पहले तो टिकट देने वाले से भी पार्टी बात करती थी कि आपको टिकट दिया जा रहा है, आप अपने क्षेत्र में जो दावेदार है उनसे संपर्क करके समन्वय बनाएं। तो बहुत सारा काम तो वही निपटता था। उमाकांत जी, इसके अलावा जिनके टिकट काटे जाते थे पार्टी उनसे बात करती थी और उनसे बात करती थी कि आपके टिकट काटने के कारण ये है कि नीचे कार्यकर्ताओं में आपके प्रति उतना विश्वास नहीं जितना ये जिसको टिकट दे रहा है उसके प्रति है। तो पहले उनको सब चीज़ें गुण दोष और पार्टी धर्म बताकर उनसे राय ली जाती थी, उनको समझाया जाता था और उनको इस बात पर सहमत किया जाता था कि आपका टिकट काटकर हम दूसरे को दे रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी कि आप उसको चुनाव जिता कर लाएं। अब ये सब प्रक्रिया इसलिए बंद हो गई क्योंकि आप दावेदारों से दावे नहीं मांग रहे, दावेदारों के दावों की आप उसकी जांच पड़ताल नहीं कर रहे और फिर उसके साथ साथ वो जो प्रोसेस होता था दिल्ली तक जाने का वो आप नहीं कर रहे हैं। हमने देखा लोकसभा चुनाव में कि बिना दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करूं कि मध्य प्रदेश में चुनाव समिति की बैठक नहीं हुई, दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक नहीं हुई, अचानक 10 नाम आ गए जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर,
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, इनको टिकट दे दिया गया। उनको भी नहीं पता था कि उनको टिकट मिलने वाला है। तो जब आप इस तरह से बम फोड़ेंगे तो एक आध बार तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जब आप इसको सिस्टम बना लेंगे तो फिर उसके ये नतीजे आएंगे जो हम सबको दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी छोटी सी राय। देखिए राघवेंद्र जी, ऐसा है कि आप एकदम से एक नया मुख्यमंत्री ले आए, प्रदेश में आप सीनियरिटी का कोई महत्व को कम कर दें, आप अपने ऊपर से सारे निर्णय लेते रहें, इन सब बातों के दूरगामी जो परिणाम होते हैं ना, ये कुछ उन्हीं के वजह से ऐसी चीजें सामने आती हैं। बिल्कुल। और एक गणित, हार जीत का गणित भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है चुनाव में, तो वो बहुत काम करता है। बगावत का डर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। पार्टी में जब बगावत का डर कहीं अंदर घर कर जाता है तो भी ऐसे निर्णय लिया जाता है। देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को किस साहस के साथ हैंडल करती है। लेकिन अभी ये आपकी बिल्कुल बात सही है, अगर आप काडर स्तर की पार्टी में पैराशूट से नेता डालेंगे, देखिए एक, लेकिन राघवेंद्र जी एक बात आप ये भी समझिए, बस आधा सेकंड और, आप एक बात ये भी समझिए कि पार्टी बड़ी हुई है, कार्यकर्ता भी बड़े हैं, नेता भी बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि सत्ता के सुख के जो दुष्परिणाम होते हैं वो सामने आएंगे। कुछ पार्टी बड़ी है, नेता बड़े हैं, लेकिन पार्टी को अपने खून से सींचने वाले नेता और कार्यकर्ता दरकिनार हो गए, हाशिए पर चले गए। मैं अंतिम बात इसमें इतनी जोड़ूंगा कि कोई भी पार्टी, कोई भी शरीर एक दिन में लकवाग्रस्त नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है। और ये उसके संकेत हैं। अगर समय रहते संगठन को ठीक से नहीं संभाला गया तो जो कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ है, जो हरियाणा में हुआ है, ये एक तरह से खतरे की घंटी है भाजपा संगठन को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, जो भी उसके कर्ता धर्ता है, उनको सोचने की जरूरत है कि वो सुधार करें, नहीं तो आने वाले दिन मुश्किल भरे होंगे। जी, मैं एक दो लाइन बस खत्म जी। मैं ये कहता हूं, पार्टी ऐसे किसी काम में पार्टी को बचना चाहिए जिसमें उसके अपने निर्णय को वापस लेना पड़े या उस पर दोबारा विचार करना। नहीं, लेकिन ये लगातार हुआ, पंजाब में हुआ, वो जम्मू कश्मीर में हुआ, हरियाणा में हुआ, तो पार्टी ने सबक लिया हो ऐसा नजर नहीं आता। तो मैं कह सकता हूं कि पार्टी साहस नहीं बल्कि दुस्साहस कर रही है और संगठन के नजरिए से वो आग से खेल रही है। अब इसमें किसके हाथ जलते हैं? नेताओं के हाथ जलते हैं, बगावतियों के हाथ जलते हैं, या पार्टी जलती, ये समय तय करेगा। लेकिन हालात ठीक नहीं है। ये दो राज्यों के प्रत्याशियों की सूची ने बता दिया। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। जयंत जी आपका साधुवाद, नागेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, और उमाकांत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बख और मैं सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।